वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी, लेकिन आप समर्थकों से घिरे हुए तो शायद उस समय विस्तार से हम आपसे बात नहीं कर सके, लेकिन आज हम आपसे कुछ सवाल लेकर आपके पास आए हैं। कैसा लगता है आपको, एक भीम आर्मी की नींव आपने रखी हो और आज आप सांसद बन गए हैं। एक बहुत ही संघर्ष का समय आपके साथ था और अब आप सांसद चुने गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, भीम आर्मी हमारी माँ है। हमारी सबकी पहचान भीम आर्मी से है और हमारे भीम आर्मी के तमाम साथी शुरुआती दौर के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव साहब और तमाम मंत्री जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उन सब का भी एक बहुत बड़ा योगदान है भीम आर्मी को इस स्तर तक ले जाने में। वो सफ़र अभी कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा। अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि ये सफ़र मंजिल तक पहुंचे और उसके लिए जो भी पार्टी जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाएगी उसको मैं पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण के भाव से और जितना भी संघर्ष मैं कर सकता हूँ उतने संघर्ष से मैं उस जिम्मेदारी को अदा करूँगा और पार्टी लगातार आगे बढ़ती रहे। ऐसी जो है मेरी और देश भर में रहने वाले सभी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से प्यार करने वाले साथियों की जो है दिली तमन्ना है, उनको पूरा करने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी देश में बनेगी। हम आपके आसपास रहते थे तो हमने कुछ स्लोगन देखते थे मोटिवेशन वाले। तो एक स्लोगन देखा था कि राजनीति सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के समस्याओं के ताले खोले जा सकते हैं। तो क्या लगता है कि चाबी आ गई अब आपके हाथ में या अभी कुछ कसर है? देखिए, अभी तो बहुत कुछ लड़ाई बाकी है। ये पहला संघर्ष है, क्योंकि भारतीय राजनीति को मैंने इस तरह समझा और भारतीय लोगों की सोच को भी, कि वो संघर्ष को सफलता नहीं मानते हैं। वो किसी ओहदे को, किसी पद को ही सफलता मानते हैं। वो संघर्ष को उस तरह से नहीं देखते हैं। जैसे 10-11 साल से हमने न्याय के लिए, लाखों लोगों को न्याय मिले, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर संघर्ष किया। किसानों का आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो, त्या शिक्षक भर्ती का आंदोलन हो और तमाम ऐसे आंदोलन जो हैं जिनमें SSC-GD का हो, नीट का हो, रोस्टर का हो, 2 अप्रैल 2018 का हो, सब बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने लड़े। बहुत सारे लोग, चाहे वो हाथरस का इशू हो, चाहे वो उन्नाव का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे नारसी का आंदोलन हो, बहुत सारे इशू हम लोगों ने लड़े और उसको लोगों ने सिर्फ जो है एक एक्टिविज्म की तरफ देखा। नेता के तौर पे उनको जो है एक राजनीतिक पद की ज़रूरत थी कि जो हम अपने बलबूते हासिल करें। इस पूरी प्रक्रिया में ये अच्छा है कि हमने चुनाव अपने बलबूते लड़ा और अपने बलबूते जीता। अगर हम किसी दूसरी पार्टी का सहारा लेते तो ज़िंदगी भर ये एक एहसान हमारे ऊपर रहता कि हमने उनकी मदद की। यहाँ तो इंडिया अलायंस और NDA अलायंस दोनों ने, और इवन उनके साथ सहयोगी जो दूसरी पार्टियाँ हैं, स्थापित पार्टियाँ, उन्होंने भी मुझे हराने के लिए एड़ी चोटी के जोड़ लगाए, लेकिन जनता का आशीर्वाद मेरे साथ था और 52% से ज़्यादा के लगभग वोट मुझे मिला। तो ये जनता का विश्वास था जिन्होंने मुझे दिल्ली पार्लियामेंट भेजा और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नगीना के जनता के विश्वास पर खरा उतरूँ, वहाँ की समस्याओं के लिए संघर्ष करूँ, आवाज़ उठाऊँ पार्लियामेंट के पटल पे, और देश भर में जो रहने वाले हक वंचित समाज के लोग, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर भी पार्लियामेंट में, जो समाज हित की समस्याएं हैं उन पर भी मैं पार्लियामेंट में आवाज़ उठाऊँ, जिससे कि लोगों के जीवन में बदलाव। हम देख रहे थे कल आपने पुलिस को लेकर एक मांग उठाई है, क्या कुछ वो मांग है आपकी? देखिए, मैं पुलिस रिफॉर्म के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और मेरा ये मानना, क्योंकि मेरे पीछे कोई विरासत तो नहीं है, मैं ज़मीन से संघर्ष करके आया हूँ। मैंने अपने जीवन में देखा जिस तरह पत्रकार साथियों को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जैसे वकील साथियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जैसे वकील हैं, चैम्बर नहीं मिलते हैं और फिर जो है तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस तरह का कोई भत्ता भी नहीं मिलता है, उस तरह से कोई बीमा भी नहीं होता। उसी तरह से मैंने पुलिस को इस तरह समझा है, क्योंकि मेरे हज़ारों बार का इंटरेक्शन है पुलिस से, कि जो पुलिस की व्यवस्था है अभी उसमें बहुत खामियां हैं। मेरा ये मानना है कि पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए और उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए कि वो अपने परिवार के बीच जा सकें। 60 साल की उम्र तक नौकरी रहती है, जब से नौकरी लगता है, और 60 साल की उम्र तक जब तक उस पर जीने का जीवन होता है, तब तक वो अपने परिवार से इस तरह रहता है कि परिवार को सही तरह, वो परिवार को समय भी नहीं दे पाता। आपने देखा होगा, जो जिस धर्म को मानता है उसके त्योहारों में शामिल होता है, लेकिन पुलिस की एक ऐसी नौकरी है कि वो बेचारा अपने त्योहारों में भी शामिल नहीं हो पाता, अपने परिवार की खुशियों तक में भी शामिल नहीं हो पाता। यहाँ तक कि कल ही मैंने खबर देखी जालौन की
कि एक पुलिस का कर्मचारी था जिसको अपनी पत्नी के डिलीवरी टाइम में छुट्टी चाहिए थी, लेकिन उसने छुट्टी 10 बार उसने छुट्टी की मांग की, लेकिन उसकी छुट्टी रिजेक्ट कर दी गई, उसको छुट्टी नहीं दी गई। उसकी पत्नी उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया, उसको 1 महीने की छुट्टी दी गई। मैं उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा के तौर पर महसूस कर रहा था। मैं समझता हूँ कि एक एक छुट्टी के लिए कई कई बार पेश होना पड़ता, फिर भी छुट्टी नहीं मिलती। एक तरह का फ्रस्ट्रेशन जो है मन में जो है कुंठा के भाव हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि पुलिस को 8 घंटे की ड्यूटी और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी, उनकी जो वेतन विसंगति है वो दूर होनी चाहिए। और एक जो बॉर्डर स्कीम लागू करके उनको ये 500 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया है, वो अपने परिवार के पास में नहीं जा सकते। तो अगर उनको संबंध आसपास के ज़िलों में रखा जाए तो कम से कम उस छुट्टी में वो अपने परिवार के बीच तो आ जाए। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जब जिस दिन रिफॉर्म पर चर्चा होगी तब हम इसमें रखेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि उनके बच्चों को भी सर्वाइव करना पड़ता है। जैसे मैं पुलिस का कर्मचारी हूँ, मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैंने नेताजी की कोई बात नहीं मानी तो उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करा दिया। तो अब मेरे बच्चे को भी जो है क्या तो वो वहीं रहे मुझसे दूर, या फिर अगर मैं साथ लेके आऊँ तो उनकी पढ़ाई पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी समस्या का सामना जो है, कब मकान मिलेगा, कब रहने की व्यवस्था होगी, फिर बच्चों की पढ़ाई जो ख़राब होगी, उनका जीवन में जो असर पड़ेगा, और तमाम तरह से जिस तरह कई चीज़ें हैं। कोई अच्छे पुलिस वाले भी हैं और कुछ पुलिस फ्रस्ट्रेशन में कुछ तरह काम भी करते हैं सरकार के दबाव में। तो एक अलग तरह की इमेज पुलिस की बन गई है। मैं चाहता हूँ इसमें बदलाव हो, और उसके लिए पहले हमें पुलिस को एक अच्छा माहौल देना पड़ेगा। हम पुलिस से तो उम्मीद करते हैं कि मित्र पुलिस हो, लेकिन पुलिस को भी जो है हमें मित्र पुलिस बनाने के लिए उसके जीवन में भी जो है सुधार की ज़रूरत है। तो उनकी वेतन विसंगतियाँ, 8 घंटे की ड्यूटी और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी, और जो बॉर्डर स्कीम का सामना उनको करना पड़ रहा है और छुट्टी के लिए कई कई जगह पेश होना पड़ रहा है, इन सब पे काम होने की ज़रूरत है। और मैं इस मामले को पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, मैं देश भर में जितने पुलिस वाले रहते हैं, मुझे उनसे कोई राजनीतिक लाभ की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस हमारा विभिन्न अंग है। जब पुलिस का सिपाही हमारे सामने आता है, या दरोगा, SHO या बड़ा अधिकारी को हमारे सामने, तो हम महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। तो जिसके छाया में हम सुरक्षित महसूस करते हैं, उसको भी जो है एक अच्छा माहौल देना और उसके चेहरे पे हंसी लाना हमारी जिम्मेदारी। मैं विश्वास दिलाता हूँ पुलिस कर्मचारियों के साथियों को कि उनकी इस लड़ाई को मैं बहुत मजबूत से लड़ूंगा और मजबूर कर दूंगा कि सभी नेता इस बात को उठाएं और पुलिस की समस्या का हल हो। एनडीए ने सरकार बना ली है इस बार भी, और लेकिन इस बार देखने को आया कि मुस्लिम चेहरा कोई नहीं है मंत्री में। जो कैबिनेट बनी है उसमें कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एनडीए का चरित्र हम जानते हैं, और अगर बना भी देते तो वो बेचारा अपने समाज के लिए कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वो मजबूरी में जो है उसको तो लाभ का पद मिल जाता। क्योंकि मैं जानता हूँ एनडीए पद तो देता, लेकिन वो पावर नहीं देता है। मैं लंबे समय से इस बात कह रहा हूँ। तो किसी को अगर बना भी, अब अच्छा हुआ, स्पष्ट हो गया कि भाई वो बनाना नहीं चाहते, तो उन्होंने अपना लाइन क्लियर कर ली। राजनीति में लाइन क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एनडीए का चरित्र है कि वो नहीं चाहती कि देश के जो अल्पसंख्यक समाज में जो मुस्लिम समाज है उसको कोई हिस्सेदारी मिले और वो भी अपने से तरक्की कर पाए। शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सोच उनके प्रति अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। ये जो इस बार चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो एक अच्छा जो वोट बैंक हुआ करता था वो गठबंधन की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है, तो क्या कहेंगे आप इस पर भी? देखिए, मैं स्पष्ट कर चुका कि अम्बेडकरवादियों ने भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हमारे कहे पे और हमारी जो है हमारे कर्मचारियों से बात करके वोट किया है, और इसलिए किया है कि ये लोग भी जो है संविधान और आरक्षण और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये उन बातों पे खरे भी उतरेंगे। जैसे मैं एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई जो युवा नेतृत्व वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तैयार होता है, तो छात्रसंघ चुनाव बहाल किए जाएं उत्तर प्रदेश में। हाँ, बंद है काफ़ी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विषय है। जैसे मैं सहारनपुर से आता हूँ और आप और मैं एक ही ज़िले के हैं, तो आप महसूस कीजिए, महाराज सिंह कॉलेज में कभी छात्रसंघ चुनाव होता था, कभी जैन कॉलेज में होता था, मुन्ना लाल गर्ल्स कॉलेज में होता था। आप इसको इस तरह समझिए कि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो राजनीति में ऊपर से आ जाते हैं, उनकी स्वीकारता इसलिए होती है कि उन पर पैसे हैं, पैसे के आधार पर राजनीति करते हैं। कुछ लोग परिवार के आधार पे कुछ जगह राजनीति चली आ रही है कि जिनके पिता एमएलए हुए, एमपी हुए, या और किसी लाभ के पद पे रहे तो मंत्री बन गए, तो उनके बच्चों को भी एक विरासत मिल जाती है, सीखने का मौका। तो नौजवान, जो गरीब नौजवान है, गांव का जो बेटा है, वो कहाँ सीखता है? वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीखता है अपने लिए आवाज़ उठाना, संघर्ष करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, पुलिस से जो है अपने अधिकारों के लिए बात करना, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना, सवाल खड़ा करना। उसका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास जो है कॉलेज में होता है। तो वो नया नेतृत्व ना पैदा हो जाए, इसलिए मुझे ऐसा लगता है जानबूझ के षड्यंत्र करके जो है छात्रसंघ चुनाव बंद किए गए। मैं बहुत मजबूती से आवाज़ उठाऊंगा देश के जैसे नीट का मामला है। अब देखिए, कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव होते हैं तो लीडरशिप होती, तो नीट के मामले पे इतना समय नहीं लगता। जिस तरह से आप देख कितना बड़ा जो है घोटाला हो गया है और वो मांग कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि नीट का पेपर ये दोबारा हो, और हर कोई भी पेपर हो उसमें किसी भी तरह की जो है जिस तरह का भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है, पेपर लीक या फिर घोटाले, ये नहीं होने चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ कोई सी तरह खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं स्पष्ट हूँ
कि भाई ये इस तरह के जहाँ भी इस तरह गुंजाइश है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का कार्य करते हैं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का। उपचुनाव भी होने हैं विधानसभा सीटों पर उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, तो क्या कुछ प्लानिंग है अब आज़ाद समाज पार्टी की? अब तो आप सांसद बन गए, अब तो लगातार सुनने में आ रहा है कि अब तो पैर फैलाएंगे आप भी। देखिए, मैं आज़ाद समाज पार्टी का एक सिपाही हूँ। पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है मंगलौर विधानसभा में, यहाँ उपचुनाव है जी। और मेरा विश्वास है कि मंगलौर विधानसभा हम लोग बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे जो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी अगले 2 महीने के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व होगा, आज़ाद समाज पार्टी का विधायक वहाँ भी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरे इसके लिए मुझे बीमार में आज़ाद समाज पार्टी का जो नेतृत्व है उत्तराखंड का, वहाँ के कार्यकर्ता नेता है हमारे, उन पर मुझे बहुत भरोसा है कि उन्होंने पहले भी जो है बड़े अच्छे जिला पंचायत चुनाव बहुत अच्छे वोट हासिल किए थे और वो अब जो है लगातार मेहनत करके इस सीट को जिताने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। और उनकी मेहनत पे और अपने पूरा जो हमारा एक जो चुनावी जो टीम है हमारी, वो सारी वहाँ पहुँच गई है और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और मेरा विश्वास है बहुत जल्द पार्टी वहाँ प्रत्याशी घोषित कर देगी, वहाँ की प्रदेश की टीम, और हम सब लोग लग के उस सीट को भी जिता के जो है ना आज़ाद समाज पार्टी को और मजबूत करने का काम जो है उत्तराखंड में करेंगे और उत्तराखंड की समस्या उन पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर मेरा मानना है कि शिक्षा जो है सभी के लिए मुफ्त और समान होनी चाहिए और चिकित्सा में भी इसी तरह के हमें काम करने चाहिए कि चाहे गरीब और अमीर हो उनको आसानी से जो है स्वास्थ्य लाभ मिल जाए, इसलिए चिकित्सा भी सरल होनी चाहिए। और उसके लिए जो है ये इस पर रिफॉर्म की जो ज़रूरत है उसके लिए भी सरकार से हम लोग बात करेंगे कि समान शिक्षा और समान चिकित्सा लागू हो और न्याय प्रक्रिया जो है उसको भी सरल होना चाहिए, क्योंकि कोई गरीब आदमी न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, हाई कोर्ट नहीं जा सकता, बहुत पैसा लगता है, देश में बहुत बड़ी आबादी इस लायक नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चली जाए। तो बहुत सारी चीज़ों पर अभी बात होनी जरूरी है और उनको मुद्दा बनाना जरूरी है जिससे कि जनता को समझ आए कि हम उनके हितों के लिए लड़ रहे हैं और जनता हमारा साथ दे। जब जनता हमारा साथ देगी तो इस लड़ाई को हम आसानी से जीत पाएंगे और सरकार को मजबूर कर पाएंगे कि वो उन पर मजबूत सख्त कानून बना के और ये जो है जनता के हितों के काम हो और जनता की समस्या खत्म हो। तो ये थे नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद एडवोकेट, जो साफ तौर पर उन्होंने खुलासा कर दिया है कि संसद में अब वो किस तरह की लड़ाई लड़ने वाले हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर भी आज़ाद समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।